बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद है। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि सानिया साहिवाल से ही मुताल्लिक एक मरतबा फिर से छोटे मुलाजमीन को कुर्बान करके बड़ों को बचाने की तैयारियां कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत का सहाफियों को इन कैमरा ब्रीफिंग के नाम पर एक लॉलीपॉप दिया गया। 22 करोड़ अवाम को बेखबर रखने के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या इन कैमरा ब्रीफिंग की आड़ में जिम्मेदारान को बचाने के लिए एक कहानी तैयार कर ली गई? डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 5 माह के कलील अरसे में पीटीआई हुकूमत ने दूसरा मिनी बजट पेश कर दिया। ऑपोजिशन की जानिब से असेंबली के अंदर शदीद एहतजाज भी किया गया। असद उमर की तकरीर के दौरान झूठे झूठे के नारे भी लगाए गए। हुकूमत ने अवाम के आम इस्तेमाल की चीजों पर भी नए टैक्सेस लागू कर दिए। क्या मिनी बजट अवाम की बजाय सनतकारों को रिलीफ देने के लिए पेश किया गया है? मिनी बजट के क्या अहम नकात हैं, उनके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान हुकूमत ने पाकिस्तान के एहतसाब के सबसे बड़े इदारे नैब के एहतसाब का फैसला कर लिया। नैब ने हुकूमत से 75 करोड़ रुपए क्या मांगे? हुकूमत ने भी जवाबन नैब की वसूलियों के दावों पर कई सवालात उठा दिए। प्री बार्गेन रजाकाराना तरीके से वापस ली गई रकम कहां गई? वजीर आजम ने नैब से जवाब मांग लिया। विफाकी काबीना ने फाइनेंस डिवीजन को नैब की जानिब से लूटी गई रकम की वसूलियों के बारे दावों की तहकीकात का बड़ा हुक्म भी दे दिया। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये भी तफसील आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया कीमती जानों से खेलने लगा। बलोचिस्तान की तहसील बेला क्रॉस पर हादसा पेश आया जिसकी वजह से 27 अफराद अपनी जान से चले गए। ईरानी तेल की स्मगलिंग की रोकथाम में आखिर इंतजामिया नाकाम क्यों है और ईरानी तेल माफिया की कहानी क्या है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। मगर इसके साथ साथ एमएनएस के फंड्स की भी बात होगी जिन्होंने वजीर आजम के गिर्द अपना घेरा तो तंग कर लिया। सवाल यह है कि एमएनए फंड की मुखालिफ हमेशा पीटीआई रही, अब की बार हुकूमत में आते ही ये लोग क्या करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर आमिर साहब, सानिया साहिवाल से मुताल्लिक सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे। जेआईटी रिपोर्ट का इंतजार था, आ भी गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश भी कर देगी। वो तो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। हम लोग मुतमईन नहीं हुए, कौम भी मुतमईन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की पता नहीं कितने मुतमईन है नहीं है, मगर पहले तो है कि बहुत मुबारकबाद आपको, मुझे, पूरी कौम को कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना असेंबली में आज 3.5 महीने बाद वो आ गए। तो यही बड़ा है। पता नहीं ये सानिया साहिवाल था या बजट था जो उनको उसके अंदर असेंबली के अंदर ले आया, और ये भी नहीं पता कि ये वन ऑफ था या आइंदा वो ये शर्फ मुलाकात लोगों को जो है ना बख्शते रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहली बड़ी बात तो ये पॉजिटिव कॉप, गुड कॉप, ये गुड कॉप ऐसे ही शुरू होते हैं। दूसरा, अब इसमें से बात यह है कि निकालना क्या है। मैं समझता हूँ क्लास साहब मुझसे बिल्कुल बैड कॉप हैं, डिसएग्री करते हैं हमेशा से कि जो मैक्सिमम जो ज़्यादा जो किया जा सकता है इनके साथ वो सजाएं वो यही दी जा सकती थी ना कि 5 बंदे जो हैं वो जेल में हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर जो है कत्ल का 302 का मुकदमा है और दहशतगर्दी का मुकदमा, जिसका मतलब ये है कि उनकी जल्दी बेल नहीं हो सकती है और वो सख्त सजाएं, दहशतगर्दी की सजाएं बड़ी सख्त होती हैं। दूसरा, 2 सीनियर अफसरान जो हैं एडिशनल आईजी के रैंक के, उनको ओहदे से हटा दिया गया है और नीचे डीआईजी और एसपी साहब जो थे सीटीडी के उनको जो है ना सस्पेंड कर दिया गया है। जो है अब जान तो नहीं इससे ज़्यादा ली जा सकती थी, ये वाला आ गया है। क्लास साहब का व्यू है कि इसके अंदर आईजी को भी जाना चाहिए था, वो उसकी स्टोरी ये एक्सप्लेन करेंगे, इनका बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है। मगर हमारे एतराज़ात जो मेन थे ना, सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि जिस पे लिए इमरान खान साहब को गौर करना चाहिए, वो ये था कि हैंडलिंग इनकी गवर्नमेंट की, इससे हैंडलिंग पहले भी एक्सपोज थी, मजीद एक्सपोज हो गई है कि ये सियासी लोग नहीं हैं, इनको लोगों का नहीं पता होता, लोगों के एहसासात का, हालात का, इनका जो है ना वो पुटिंग योर एक्ट टुगेदर, इनका दे नीड टू पुट देयर एक्ट टुगेदर कि एक वजीर, ये बहुत ज़्यादा मजाक हो गया। ये गवर्नमेंट एक बड़ी संजीदा चीज़ होती है और ये बड़े संजीदा मसाइल हैं, इसको बड़ी संजीदगी से करना चाहिए। इनका तरीकाकार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है और ख़ास तौर पे जब इस तरह का वाक़या होता है फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये फयाजुल हसन चौहान पे नहीं छोड़ा जा सकता। इवन वो राजा बिशारत साहब, मेरा ख्याल था बड़े संजीदा आदमी हैं, वो भी टोटली एक्सपोज इसके अंदर हो गए। इस तरीके से हैंडल नहीं हो सकता ये गवर्नमेंट। सो इसको अगर मौका जान लें, खत को तार समझें
और जो है जल्दी कर लें तो अभी मामले का ये, वरना ये रिकरिंग चीज़ है, ये होती रहेगी ये ना हुआ। दूसरा इसके अंदर जो असल बात है तो ये है कि इनको तो बाकियों को तो उन्होंने मान लिया कि वाकई ये कत्ल हुआ है और वो है। एक जो छोड़ दिया जो पेंडिंग इशू है ना वो ज़ीशान का है। ज़ीशान के मतलब हमें ये कहा गया है कि जी और हमें तफ्तीश की ज़रूरत है, और वो इन कैमरा ब्रीफिंग जो है ना उसके अंदर वो खुफिया कान में उनके पता नहीं क्या बताया गया, रिपोर्टर हज़रात के बेचारे के उनको दिखाया गया कि उसके ताने बाने जो है ना वो दहशत गर्दों से थे। हमें वो प्रूफ चाहिए और पब्लिकली चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि अगर ज़ीशान के इस तरह का वो है तो ये जो था ना कि ये जो जी एजेंसी की रिपोर्ट आ गई है ये इसको फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इट। ये जब आ जाती है ना फिर लोगों की टांगें काम जाती हैं, लोग ट्रिगर हैप्पी होते हैं, सारा दिन वो फारे खट्टे खट्टे। सीटीडी क्या है? सीटीडी एक पली हुई एक्स्ट्रा पला हुए मुर्गे हैं, इनको सारा दिन मुर्गे खिलाते हैं, सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, और वो उन्होंने गांव में शहर में जाके रोप डालना होता है। हम बड़ी स्पेशल पुलिस है, हमें स्पेशल खाना मिलता है, स्पेशल अलाउंस होता है, सब कुछ होता है। वो कह रहे हैं नजर तो आया कि हमने भी कुछ स्पेशल पुलिस है, तो ट्रिगर हैप्पी होते हैं, सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, सिगरेट चाय पिए रहते हैं, और जो ही मौका आता है ना वो परफॉर्मेंस दिखानी है। परफॉर्मेंस वहां भी दिखानी है जहां नहीं दिखानी। परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है जाके बंदे मार दो। वो ट्रिगर हैप्पी सारा दिन फारिग जो हट्टे कट्टे बैठे रहते हैं, वो समझते हैं कि जब नौकरी आई है ना तब ये कुछ करके ही आना है। तो ये उस कल्चर का नतीजा है। और ये जो ऊपर से आ जाती है ना फोन कॉल कि जी वो आ गई है जी इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ऑपरेशन IBO, ये टर्मिनोलॉजी यूज कीजिए कि दिस इज एन IBO का मतलब एजेंसियों से आ गई है। उन एजेंसियों का अगर वो सही है तो हमें सबूत दे दें, वरना उन एजेंसियों को भी कटहरे में खड़ा कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम ये पावर मिसयूज ना हो और लोगों को बताया जाए कि वहाँ भी इंसान के बच्चे काम करते हैं और उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि जब उनके ऊपर सहारा लगा, उनके लिए भी ज़रूरी है एजेंसी के भाइयों के लिए कि वो भी क्लियर कर दें। ये ना कहें कि जी क्योंकि एजेंसियाँ हैं तो इन कैमरा बात होगी, बाहर जाके बात ना करना। और सबको फीड भी किए जा रहे हैं, मुझे और इनको क्लासा के पास सारे इनका भी भरा हुआ फ़ोन, ये सारे इनके पास भी हैं, मुझे भी कुछ भेजते रहते हैं, भेज देते हैं मगर ऑन नहीं करते। अगर इतना बड़ा वाकया आपकी इंटेलिजेंस की उसके पे हुआ है और तो हमें शवाहिद चाहिए, पब्लिकली चाहिए, नो इन कैमरा ब्रीफिंग्स। दूसरा ये है कि अगर वो है तो है, क्योंकि उस माँ के साथ बड़ी ज्यादती है कि अगर उसका बच्चा नाजायज़ मारा गया तो इस लेबल के साथ भी रहे कि वो एक पहले वो बेवा खातून है, ऊपर से वो उसका जवान बच्चा मारा गया है और उसके जवान बच्चे की बीवी भी है, बच्चे भी हैं। तो उनके लिए सारी उम्र ये जिंदा रहना है गलत लेबल के साथ, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो इसलिए सबूत चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो वाली है। बाकी लास्ट में मैं क्विकली कह दूं कि हम खुद बहुत ज्यादा हमने गुस्सा निकाला है, हमें खुद बहुत ज्यादा तकलीफ थी पूरी कौम को। मगर शहबाज शरीफ साहब जब खड़े हो जाते हैं ना और इसका मुआवजा शुरू कर देते हैं मॉडल टाउन रिपोर्ट के साथ, तो फिर जो है ना वहाँ ये मुआवजा नहीं बनता मॉडल टाउन रिपोर्ट में। और इसमें फ़र्क यह है ये गवर्नमेंट के, हमारे स्ट्रक्चर के, हमारे मुआशरे के, हमारी पुलिस के लैप्सेस हैं, उनकी बद इंतज़ामी है। ये है वो जो था मॉडल टाउन का, वो सोची समझी डायरेक्टली पॉलिटिकल एक्शन था, उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके लिए उनको दबाना था। और एट द हाईएस्ट लेवल वो मीटिंग्स हुई और ये बिल्कुल शहबाज साहब झूठ बोल रहे थे कि मैंने 3 दिन में ये कर दिया। 3 दिन क्या, कई 3 साल हो गए हैं, अभी तक उसका नहीं नतीजा निकला। वो तकीर शाह को जो जिनीवा भेज दिया, बाकी भी उसके जो मुल्जमान हैं उनको तरक्कियां दे दी गई। वो एक सोची समझी साजिश थी विद अ पॉलिटिकल एजेंडा। ये एक लैप्स है, इससे भी लेसन ड्रॉ करने हैं, ऑफ कोर्स लेसन ड्रॉ करने हैं, मगर ये शहबाजी जब कर देते हैं तो फिर वो इनकी डजंट मेक सेंस। सही है, ठीक है। क्लासा साहब, पीटीआई गवर्नमेंट में आने वाली थी तो इन्होंने कहा था कि टॉप से बॉटम तक सब एहतसाब के अंदर आएंगे। यहाँ तो टॉप इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, बॉटम को इन्होंने रगड़ दिया। इस पे बात करते हैं। आमिर साहब ने राना सनाउल्लाह पे बात छोड़ी, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मैं राना सनाउल्लाह ने कई अपने दोस्तों को बताया था और मुझे उम्मीद है राना साहब इस बात को डिनाई नहीं करेंगे, आखिर राजपूत हैं, किसी बात पे तो टिक ही जाएंगे। उन्होंने कहा था ना, उन्होंने अपने दोस्तों को कहा कुछ को कि जनाब कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया इसके बाद मॉडल टाउन के बाद। अच्छा। तो उन्होंने कहा राना साहब किसी को जाना पाएगा, या तुसी इस्तीफा दो या मैं देवां। तो राना साहब ने कहा, उन्होंने कहा हुण पर ना तुसी दसो फिर मैं अगे की कहंदा कि जनाब तुसी इस्तीफा दो या मैं देवां। वो चले गए। That's how he was made to resign. It also shows कि राना साहब जो हैं जब वो अपने कुछ करीबी दोस्तों को बता रहे हैं, हमें कार्रवाई की थी, ऑफर ली गई थी कि उन्होंने इस्तीफे की ऑफर की जो कि हमेशा कबूल नहीं होता। ऐसे राज हमें तो राना साहब नहीं बताएंगे, उन्होंने कुछ और अपने दोस्तों को बताया जहां से मेरे तक बात पहुंची है। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये कहा था जी कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया
और उन्होंने कहा जनाब कि राना साहब तुसी इस्तीफा दे दो या मैं दिया दूंगा। अब आप बताएं इसके बाद किसने इस्तीफा देना था? इस तरह तो शहबाज शरीफ साहब ने लिया था उनसे इस्तीफा, और ये इतना बड़ा काम उनकी मर्जी के बगैर वो नहीं हो सकता था। अगर राना सनाउल्लाह साहब थे या उसमें तोकीर शाह साहब थे तो पीछे से आपने उनको दबाया हुआ था ना कि मुझे शाम तक रिजल्ट चाहिए। और अंदाजा करें कत्ले आम इन्होंने किस चीज़ पे किया था? बैरियर्स पड़े हुए थे, बैरियर उठाने के लिए 14 बंदे मार दिए। तो आप वाली बात है, तहरुल कादरी को सबक सिखाना था कि जनाब अगर आप बाहर निकले इनको कोई सपोर्टर एक टेरर फैलाना ना, एक दहशत फैलानी थी आपने कि जो बाहर निकला गोलियां मार देंगे। और वहां पे 2 खवातीन बच्चों की उनकी माएँ थी जिनके मुंह में इन्होंने गोलियां रख के, इन्होंने पिस्टल रख के इन लोगों ने आके इन्होंने मारा था। आपकी बात ठीक है, जब ये लोग आंसू बहाने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे जैसे लोग जो है ना वो फिर एक उसमें अजीब से उसमें फेयरनेस का तकाजा आ जाता है। अभी की बात है, ये कोई पिछले 50 साल पहले की बात, ये आपका कैसे जिलावाला बाग वाला वाकया नहीं था, आज तक 100 साल ये गुजर गया, जिलावाला बाग का वाकया भी ट्रेजेडी लोगों को नहीं भूली। और आप हमें कह रहे हैं कि ये आपका ये मेरे का 2-3 साल पहले का वाकया, आप कह रहे हैं इसको भूल जाए, हम तो बड़े उस पर एक्टिव थे। एक चीज और अभी याद रहे कि वो अदालत ने दोबारा खोल लिया है, अभी उसका फैसला आना है। अब मेरा ख्याल चीजें हमारे सब सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं, आप पुराने गड़े न खोलें। इस पर भी किस वक्त बात कर लेंगे, मामला जरा संभल रहे हैं, वो एक अलहदा चीज, उस पर मेरा ख्याल प्रोग्राम करेंगे, बात करेंगे। आपने बात की कि मैनेजमेंट कैसे करती है ब्यूरोक्रेसी, ये पलंदा है जनाब। ये जो मेरे ये व्हाट्सएप में मुझे जाती तौर पर कुछ भेजा गया है, कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। ये सरकारी, ये साहिवाल उनके इंसिडेंट की है। इसमें उन्होंने जनाब 25-30 उन्होंने बना के स्लाइडें वगैरह तस्वीरें उन्होंने साबित किया कि जनाब ज़िशान जो है ना, शायद इसमें तो नहीं लिखा लेकिन लगता है ऐसे है कि जनाब दुनिया भर में जो भी टेररिज्म हुए हैं, वो लंदन का आपको 9/11 आपको नजर आ जाए, आपको याद है 2006 में वहां पे बम्बिंग हुई थी, उसका भी जिम्मेदार शायद यही था। ये टाइम स्क्वायर में जो बम फटते रह गया था उसमें भी ये शामिल था। 9/11 के पीछे उसामा नहीं था, ये ज़िशान ही था। स्क्वायर में भी टैंक के आगे यही लेटा था, ये लेट गया था, सब जगह ये यही अकेला था। सारी इन्होंने चीजें हमें भेजी। और जब हम कहते हैं हजूर आपका नाम दे के चला दे, नहीं ये तुम अपनी तरफों गल कर लो, बंदे आप मारें, ऑपरेशन आप करें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट फेक किस्म की, बोगस किस्म की, आप इतनी उनको इंटेलिजेंस दें कि आप गाड़ी आ रही इंटरसेप्ट करें और शूट दें। ये ऑर्डर्स गए अमर साहब, इंटरसेप्ट आप इसको इंटरसेप्ट करें और गोलियां मार दें। और ऑर्डर शूट के नहीं भी थे तो उन्होंने इंटरप्रेट ऐसे ही किया कि शूट दें। वो जो वेले में संडे बैठे रहते हैं ना सारा दिन सिगरेट पीते, ऑर्डर ही थे। इतने पुलिस वाले जिन्होंने मारे को उनको बड़ा ऊपर से आई थी तो मारा है। अब ये सारी चीजें ये देखें, ये जो ब्रीफिंग दी है ना इन्होंने, यार इनसाइड ब्रीफिंग, कैमरा ब्रीफिंग हो रही थी, सब कुछ। अब ये मैनेजमेंट शुरू हो गई है, अपने बंदे बचाने, एजेंसी वाले अपने बंदे बचाने के लिए आ गए। अब उनमें से भी इतनी जुर्रत, अखलाक की जुर्रत नहीं है कि किन लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आपका बड़ा नाम है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, दुनिया में बड़ा सुप्रीम समझा जाता है आपको, दावे कर हम थकते नहीं है। आप भी जरा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर लें कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से है जिस पे अंधाधुंध इन लोगों ने आके एतबार कर लिया है। नंबर 1, आज बड़ी मजे की चीज़ है कि इमरान खान साहब जो है ना वो भी GAT की रिपोर्ट से बड़े मुतमैन है, वो भी मुतमैन है जनाब इस चीज़ से। व्हाट्सएप पे हमारे जैसे साफी को कहा जा रहा है, हमें क्यों कहा जा रहा है, मजे की बात है कि शायद 2 लोग हमारी बात पे एतबार कर लेंगे, उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं। जरा स्टेट इदारों की औकात देखें, आमिर मतीन, मैं, रऊफ, अरशद शरीफ और अगर इस पे बात कर ले और हम ये इनकी फाइंडिंग शेयर करना शुरू कर दें तो वो कहते हैं कि शायद इससे लोग न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इनकी बात को नहीं सुनते, जो अरबों रुपए की आके आपने एजेंसियां बनाई हुई है, जिनको पैसे दिए हैं, जो स्टेट के इदारे हैं, उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। लेवल इनका क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस देखे। आपने कहा जनाब कि आप भी शायद ये ना बड़े भोले हैं, इनको इन हैंडलिंग समझ। आमिर साहब ये बड़े सियाने हैं, आप अपनी राय को ठीक कर लें, आप भोले हैं। इन्होंने कितनी धूड़ मचाई है, धूड़ हम सराइकी में कहते हैं मट्टी उड़ाना, इसको कितनी धूड़ उठाई, आंखों में झोल ढांकने आगे डालने की इन्होंने कोशिश की है। इनके बयान तो सुने आप, जो बड़े आज हमें कह रहे हैं कि हमने एक्शन लिए हैं, ये कितने यहाँ पे रुथलेस हैं, हार्टलेस। इनके बयान सुने आप, चौधरी फवाद हुसैन को आप सुन लें, उन्होंने क्या फरमाया था, दहशतगर्द थे जी बहुत बड़े। IG पंजाब अमजद सलीमी साहब, ह्यूमन शील्ड बनाया गया था, ये अल्फाज सुनते हैं। उसके बाद ना उनके महमूद रशीद साहब के बारे में आ रहा था, उन्होंने फरमाया है टीवी पे कि फेक वीडियो बनाई गई है, जरा इनको देखें। आप कहते हैं भोले हैं। इसके बाद फयाज चौहान साहब बैठ गए। इसके बाद इमरान खान साहब आज कहते हैं कि जनाब के बिल्कुल जनाब मैं तो इससे रिपोर्ट से मुतमिन हूं, और ये फरमाते हैं, जरा इनकी चालाकियां देखें। इन्होंने इतनी धूड़ मचा दी है, मट्टी उड़ा दी, हर एक की आंखों में डाल दी है कि बैक वक्त कहते हैं ऑपरेशन ठीक था, बंदे गलत मारे गए हैं। ये कैसा जुमला है सर, दाद दें जरा इसको। कैसी कंफ्यूजन फैला रहे हैं ये लोग कि ऑपरेशन ठीक किया है, बंदे गलत मारे गए हैं, और इस पर दाद ले रहे हैं। वो सबसे, कौम से भी ले रहे हैं, मीडिया से भी ले रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से भी ले रहे हैं। इमरान खान साहब भी मुतमिन हो गए कि उन्होंने कहा जनाब का ऑपरेशन अगर आपका ऑपरेशन ठीक था तो गलत बंदे कैसे मारे गए हैं। अच्छा फिर कहते ज़िशान की वजह से मारे गए हैं।
मतलब एक बंदा मारने के लिए आपने पूरे के आपने वहां पे पूरी फैमिली उड़ा दी है। खैर वो तो हम उस पर बात आके उस पर तफसील पे कर। अब अगला ये है कि व्हाट याद रहे कि हमने फिर भी अभी गुंजाइश छोड़ी हुई है कि हमें सबूत हैं तो दिखा दें। मुझे ये सबूत भी दे देना पब्लिकली। सर मैं अगली बात कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं एग्री करता, सबूत दे दें। वो दहशतगर्द था ये अगर कहते हैं, मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ था, मुझे सबूत नहीं चाहिए, मैं इनकी बात मानता हूँ। आप इस तरीके से मारते हैं इसको दहशतगर्द को भी, आप सरेंडर करवाते हैं ताकि मजीद इंफॉर्मेशन देना आपको। अगर वो जिशान था भी सही, उसको जिंदा पकड़ते, आप उसको बैठ के आपने इन्वेस्टिगेट करना था, उससे इंफॉर्मेशन। इससे तो ये साबित हो रहा है कि अगर वो था भी सही तो आपने सबूत मिटाने की कोशिश की है। 100% ऑपरेशन ये गलत बात है। आपने 100% ऑपरेशन अगर इंटरसेप्ट सिर्फ करना था, उसको जरा रोकना था, चेक करना था, फिर ठीक था। अगर आपने ऑपरेशन टू शूट किया है तो फिर ऑपरेशन कैसे ठीक हो गया? इन्होंने सबूत मिटाने के लिए मारा है। फिर मैं ये कहता हूं, ये जिन्होंने ऑर्डर किया है ना इंटरसेप्ट करें शूट देम, फिर इन्होंने सबूत वहां मिटाने के लिए कि अगर वो जिंदा हाथ लगता है तो बहुत सारी चीजें बता सकता था। अपने इनोसेंट वो आके थोड़ी सी आके एक्सप्लेन हो सकती थी, अदालत में केस जाए। इन्होंने तो यहां सबूत मिटाने के लिए ऑपरेशन किया, जिस तरह का ऑपरेशन किया गया है। इमरान खान साहब ने कहा और आज उन्होंने फरमाया सर, दाद दें वैसे खान साहब की, क्या वो भी हर मौके पे गुगली मार लेते हैं सर? आप कहते बड़े भोले हैं, दे फेक। ये फेकिंग बहुत बड़ा आर्ट है सर, चीज़ों को फेक करना, इनोसेंट बनना, भोला बन जाना और अवाम की हमदर्दियाँ ले लेना कि मुझे तो बिल्कुल भोला साथ में सादा कपड़े पहनता हूँ, मैं तो कंघी भी नहीं करता, मैं तो मुंह भी शायद बड़ी मुश्किल से सवेरे दो, तो लोग बड़ी दाद देते हैं इस पर, इतना बड़ा आदमी है, इतना भोला है, हालांकि दे आर फेकिंग इट। अब उनकी फेकिंग क्या आ रही है? वो ये फरमाते हैं कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स अब बड़ी ज़रूरी हो गई हैं। आपने नासिर दुरानी को उठा के बहर फेंका, आपने शोएब सटल के साथ ये बनी गाला में मुलाकातें की, आपने तारिक खोसे का नाम दे दिया कि इसको निगरान आप वो बना दें, वजीर आला बना दें, ये ताकि हमें एक फेयर और एक अच्छा एक इलेक्शन हो जाए। लेकिन जब इन लोगों की जरूरत पड़ती है कि जब ये आके प्रैक्टिकली आपको चीजें ठीक करके दें, इन्होंने दुरानी को उठा के फेंका। इमरान खान साहब की इतनी नहीं हुई, अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी कि जिस बंदे ने आपके लिए KPK में लड़ा है, जो पोस्टर बॉय था आपका, जिसको बेचे आपने सेल किया, उसको इज्जत के साथ एक आप उसको सेंड ऑफ करते, उसको बनी गाला बुलाते, चाय पिलाते, उसको पूछते क्या वजह नहीं जाना, रुक जाए। नो, उन्होंने पूछे नहीं है मुड़ के कि आप कौन है, क्योंकि करनी नहीं थी। इन्होंने शोएब सटल को पूछे, सटल साहब से, उनके साथ क्या एश्योरेंसेस करवाई, उनको बुलाया, ब्रीफिंग ली कि हमने यूं करना है, वो करना है, फलां करना है। उसके बाद इमरान खान साहब समझदार हो गए। तारिक खोसे का कभी भूल के नाम नहीं लिया इन्होंने, उससे पहले इनका बड़ा तारिक खोसा बड़ा पसंदीदा था। यस मैन चाहिए, रिपोर्ट वरना मौजूद है इनको अदालत की और पुलिस की तरफ से, वो रिफॉर्म्स आगे में अगर करने हैं तो कल इंप्लीमेंट होता है। सर तारिक खोसा साहब ने उसमें शामिल थे ना, जो अगेन जिस पे इमरान खान साहब गए थे ना, जरा वहां पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने किया था। ये सीरियस है ना, ये कुछ भी ना करें, ये कल आके ऐलान करें कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स पे बनाई थी, कमेटी बनाई थी, इन तमाम को हम बनाते हैं यहाँ पे एक हाई पावर्ड बोर्ड बना के 1 महीने में इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें तारिक खोसा साहब इसको चेयर भी करेंगे, हेड भी करेंगे, और इनको तमाम पावर्स हैं कि जो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जो ऑफिसर लगाना चाहते हैं, पूरी उसमें 8-10 सीनियर आपके IG हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत इमरान खान सारा कुछ ही, सारी इस्लाहात जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, इंतजामी स्ट्रक्चर है, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, कानून भी मौजूद है, जो चेंज तब्दील होने हैं, निशानदेही इंप्लीमेंट करें। ये ड्रामेबाजी इनके 1 मिनट में होकर ना ब्लफ कॉल के है, ये इनका ब्लफ कॉल करना। इमरान खान ने कहा जी मैं जनाब रिफॉर्म्स अब बड़ी जरूरी होगी। हजूर आप रिफॉर्म ना करें, आपको सियासतदान नहीं करने देंगे, मजबूरी है। आप सिंपल ये कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट जारी हुई है, जो तारिक खोसा साहब थे उसमें, और आपके 8-10 आपके IG लेवल के अफसर थे, इनका बोर्ड बना रहे हैं। ये बोर्ड पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान में जो इन्होंने आके चेंजेस करनी है, जो बंदे लगाने हैं ये लगाएं, हम इनको पूरी सपोर्ट देंगे। खोसा साहब इसको हेड करेंगे। ये जुर्रत तो कल जरा दिखा के कौमी असेंबली में बयान दे दे और हम आप पे मान ले आएंगे कि आप बिल्कुल सीरियस हैं। तारीफ मैं गुड कॉप इसलिए बनाऊं, मैं तारीफ करूंगा, यहाँ कहूंगा नहीं, हम करेंगे सर, हम करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन ये सारे फेकिंग है कि हम यानी अब हाँ दुरानी को घर भेज के कहते हैं अब बड़ी पुलिस रिफॉर्म जरूरी हो रही है। हो भी सकता है, किया भी जा सकता है। चले हो जब हम तारीफ करेंगे, हमें सब हमें झूठा करें ना, हमें तो खुशी होगी कि हम झूठे हूं, इस मुल्क की पुलिस ठीक हो जाए, आवाम को मरने बस से बच जाए। हम तो चाहते हैं के लिए थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा और कुछ बात होगी कि 5 माह के कलील अरसे में PTI की हुकूमत ने दूसरा मिनी बजट पेश कर दिया। इस मिनी बजट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि क्या वाकई ही इसका फायदा आम आवाम को होगा या इस बात भी सनतकारों को नवाज दिया रहेगा। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अब बात करेंगे उस मिनी बजट की जो कि आज पेश किया गया वजीर खजाना साहब की जानिब से। वो तो कहते हैं कि मिनी बजट नहीं, इस्लाहात का पैकेज है। आपने भी पूरा देखा और पढ़ा है, वाकई इस्लाहात है इसके अंदर आम आदमी के लिए? मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा ब्लफ मारा है असद उमर ने कि उन्होंने ये जो कहा था मिनी बजट वगैरह, तो ये अपोजिशन का ख्याल था कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, तो उसके अंदर उन्होंने उस तरह के टैक्सेस से ज़्यादा ये रिलीफ पैकेज था, वो वाकई रिलीफ पैकेज था जो है वो। इसलिए उनको फिर अपोजिशन को मैं सुन रहा था, उनको टीवी के भी उस पर वो कह रहे थे मनी बिल पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे कि इसमें से हिडन होंगी चीज़ें जो निकलेंगी, इसमें कोई ऐसा जो दो चीज़ें लगाई गई हैं। एक 1300 सीसी कार जो है नॉन फाइलर्स को अलाउ कर दिया गया है विद मोर टैक्स, के टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और 1800 सीसी के ऊपर जो है ना जो कारें जो इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स बढ़ाया है। बाकी टैक्स रिलीफ्स ज़्यादा दिए गए हैं, ऐसा टैक्सेस नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं गुड कॉप वाला ही रोल अभी अदा कर रहा हूँ कि एक चीज़ कम अज़ कम PTI की कि ये अपनी प्रायोरिटीज़ कम अज़ कम तरजीहात अमल दरामद ना हो, मतलब तरजीहात इनकी ठीक है कि गरीब किसान को और गरीब आदमी का ज़हन में इनके ज़रूर है। ये जो बात करते हैं पीछे नज़र आता है कि आज गरीब किसान के हवाले से जो है कि कर्ज़ों के हवाले से एक काफ़ी दफ़ा जिक्र हुआ। अलग बात है कि देखेंगे कितना उन तक पहुंचता है फर्टिलाइज़र का और ये बाकी टैक्सेस का, कर्ज़ों का कितना वो है। आम आदमी की भी बात की गई बार बार कि इनमें काफ़ी सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो मकानों का कर्जा बुला के आम आदमी के, गरीब आदमी के लिए ना एक दर्द पाया जाता है। हैविंग सेड दैट, पहले मैं कह रहा हूँ कि मुझे आज ये जो बड़े ही बेहुदा तरीके से जिस तरीके से अपोजिशन ने शोर मचाया, और ये होता रहता है हमारे यहाँ होता रहता है, कोई ये पुराना का तरीकाकार है, पर आज डेस्परेशन नज़र आई कि वो पता चल रहा है कि बोथ साइड्स का कि नून लीग का जो है शहबाज शरीफ साहब बल्कि इतने उन्होंने उनके जिम्मेदारी पड़ गई थी, उनका दिल नहीं था शोर बचाने में। वो बेचारे मुख्तसर सी तकरीर करके जो है ना दो दफ़ा चुप कराने की भी कोशिश की उन्होंने, उनका एजेंडा नहीं था क्योंकि आजकल वो सिपा सलार को खुश करने के मूड में आए हुए हैं, वो नहीं थे चाह रहे। मगर पीछे अब वो भी जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब भी जेल में हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब है, अब बाकियों को भी ख़तरा है, तो डेस्परेशन इनकी नज़र आ रही थी आज जो है ना। और पीपल्स पार्टी की तो है ही है, असदारी साहब के जो बुरे हालात हैं इस वक्त कि FIA में अभी वो ज़मानत के केसेस पे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर, उसके बाद रेफरेंसेस उनके जा रहे हैं, किसी वक्त भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। वो DG तैनात कर दिए गए हैं मंगी साहब को, तो किसी वक्त भी वहाँ से भी गिरफ्तारी आ सकती है। प्लस जो है उनकी वो भी अदालत में 62(1) नाअहली की दरख्वास्त भी चली गई है, तो उनके मल्टीपल केसेस हैं और वो सारे ही खतरनाक हैं। तो वो तो उनका नज़र आ रहा था कि उन्होंने तो पढ़ना नहीं था, तो वो समझ आ रही थी। मगर मुझे जो कंसर्न्स हैं, गुड कॉप तो मैंने कर लिया जो तारीफ के, जनरली इसकी प्रायोरिटीज़ ठीक थी। वो ब्लफ खेला जो है कह के मनी बजट है, मिनी बजट है, तो वो अपोजिशन समझ रही थी कि हमें मवाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिला। मगर जो कंसर्न्स हैं ना मेरे, वो 2-3 हैं मेरे, क्या हमारे हैं कि लास्ट टाइम मुझे क्लास साहब को और भी लोगों को असद उमर साहब ने जब बुलाया था तो इन्होंने कहा कि आपको खुशखबरी बता रहा हूँ कि 5.5% उनका जी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं और जी 8-9% इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, तो ट्रेड गैप जो था ना हमारा वो 16% कम हो गया। ये इन्होंने हमें बताया था। हमने इस प्रोग्राम में कहा था कि जनाब ये असद उमर साहब के फिगर्स हैं, मगर अभी स्टेट बैंक के आ जाए ये, क्योंकि शुमारियात के फिगर्स दिए हुए, तो ये कई दफ़ा फ़र्क होता है। अब शुमारियात के बाद, जब शुमारियात के बाद स्टेट बैंक के फिगर्स आए हैं, तो अब वहाँ बताया जा रहा है कि जनाब वो 0.1% एक्सपोर्ट्स हैं, 5% का फ़र्क। उसके बाद उन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट्स भी ज़्यादा कम नहीं हुई हैं और वो 16% नहीं है, बड़ा मार्जिनल किस्म का ट्रेड गैप कम हुआ है। सो हमें अब कल असद उमर साहब ने, अभी मैं देख रहा था इन्विटेशन है दोबारा बुलाए, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं असद उमर साहब के पास जाने का, कि उनको वो खुद, और वो बहुत ज़्यादा प्राइड लेते हैं कि हम फिगर्स की फजिंग नहीं करते, वो शाकडार साहब करते थे, शौकत अजीज़ करते थे, मैं नहीं करता। तो या आप नहीं करते हैं तो या ये जो शुमारियात का डिपार्टमेंट है इसको बंद कर दें, या वहाँ पे आप ये बाबूसा लगाएं, ये एक बहुत ही वहाँ पे स्पेशलाइज्ड किस्म के बंदे लगाएं। ये मार्जिन 5-5, 10-10% का जो स्टेट बैंक का और शुमारियात का आने लग पड़ा है, जिस पे बेस्ड आपने सारा ये बजट बनाना है, जिस पे बेस्ड सारा कुछ आपने हमें कल तकरीर करनी है, तो वाई शुड वी बिलीव यू? या उसको बंद कर दें या इनका फर्क कम करें। 1-2% की भी समझ आती है, 5-5, 10-10, 15% का नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि अगर स्टेट बैंक के अब फिगर्स ठीक हैं, शुमारियात के आपने खुद ही गलत कर दिए, आपके अपने अंडर शुमारियात गवर्नमेंट है, तो फिर खतरनाक बात यह है कि सारा जो बजट है
तमाम गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और इंपोर्ट्स कम करनी है, ताकि ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट जो है कम हो। सारा है एक्सपोर्टर्स को देना। तो भाई साहब उनको दे तो रहे हैं, मगर हम कहते रहते हैं ये रेंट सीकर्स हैं, इनके कुछ इंश्योर कर लें कि कुछ इनसे भी गारंटीज हों, कुछ इस तरह के आ जाएं कि यूं करेंगे तो यूं करेंगे, कुछ थोड़ा सा कमिटमेंट उनसे भी लेनी चल लें, कोई इसकी इंश्योरेंस भी कर लें, कोई एश्योरेंस भी कर लें कि जनाब वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये 5 माह में कोई उनके पॉजिटिव फिगर्स नहीं आए हुए हैं। सो आपने बहुत सारे अंडे एक ही बास्केट में डाले, उस बास्केट को भी जरा ला के चेक कर लें कि वो अंडे गंदे तो नहीं है। वो अंडों का भी ठीक होना बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे निकालने के लिए अंडों को हिलाना पड़ता है, मुर्गी हिलाती है, फिर उनको एक हीट देनी पड़ती है, फिर उनको बिल्कुल इंसेंटिवाइज किया जाता है। पहली बात। दूसरी ये है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर उन्होंने आज टैक्स नहीं लगाए तो इनका टैक्स पूरा कहाँ से होगा। अभी सूरत हाल ये है कि ओवरऑल रेवेन्यू की शॉर्टफॉल जो है ना वो 1000 अरब रुपये ज़्यादा है और 175 अरब रुपये का फिगर आ रहा है जो कि शॉर्टफॉल है। हमें ये बताया गया था, ये जाज़ेब खान साहब जब लाए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने, ये क्लास साहब भी बैठे हुए थे ज़्यादा, बल्कि इन्होंने ही पूछा था कि जनाब ये आपने ये जो लगाए हुए हैं ये नैब के केसेस भी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो हमें बताया गया, असद उमर ने भी बताया, प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि नहीं वो क्या करें, हम मजबूर हैं, ये डिलीवरर हैं, ये डिलीवर करते हैं। तो ठीक है, कोई नैब के केसेस हैं, 5-6 जो है करप्शन की फाइलें बनी हुई हैं, मगर ये डिलीवर करेंगे। तो ये 175 का उन्होंने डिलीवर कर दिया, शॉर्टफॉल दे दिया। ये अब हमें ये बता दें ये पूरा कहाँ से करना है, क्योंकि इसके अंदर मुझे नहीं समझ आई। मैं एक नॉन इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे मेरे जैसे बंदे को कम से कम समझाने के लिए ये बता दें। मैं कल आपकी मीटिंग में बिल्कुल नहीं आ रहा कि आप अपने पहले मीटिंग के खुद ही फिगर्स दुरुस्त कर लेंगे, मुझे आप दोबारा आपने शुमारियात के फिगर्स जो पेश कर रहे हैं और उसके बाद स्टेट बैंक कह देगा कि नहीं नहीं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही मिलती नहीं है। सो आपका जो है ना तोता मैना मिल नहीं रही है, इन तोता मैना को किसी जगह इकट्ठे करें, उसके बाद बात होगी। ठीक है क्लास साहब, आमिर साहब तो काफी मुत्तफिक नजर आए हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि रिलीफ भी आप भी समझ रहे हैं, जो गैप आ रहा है उसको पूरा कैसे करेंगे अगर रिलीफ है? आप फंस रहे हैं। एक तो आमिर साहब को कल जाना चाहिए, असद उमर साहब वो तो इनकार कर गए, ये तो गलत वाली बात है। अच्छा, जब ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बुलाए तो कहते हैं कि वन हैज टू गो, प्राइम मिनिस्टर बुला रहे, उस वक्त चले गए थे, इमरान खान ने बुलाया, वहां इनकार नहीं किया। मेरे मैं खासतौर पे उसके बावजूद गया था, मगर मैंने कल भी, मैं चाहूंगा कि वो यहाँ फोन के ऊपर लूंगा ताकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। नहीं, आप जाएं और कल पे उनको मुंह पे बातें सुने। आपको तो बड़ी इज्जत दे रहे थे, सबसे ज्यादा इज्जत तो उन्होंने मीटिंग में आपको दी थी, आप जाने से इनकारी हो गए, नंबर 1। अब दूसरी बात जो है ना, आज बड़ी असद उमर साहब ने, वो ठीक है सारे तारीफें कर रहे हैं जी, बड़ा उन्होंने रिलीफ वाला बजट दिया है, फेयर इनफ। 2-4 चीजें जो है ना, आज आमिर साहब भी गजनी बने बैठे हैं, कौम भी बनी बैठी है कि इसमें टैक्सेस नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे जी, मैं भी मानता हूँ टैक्सेस नहीं थे। अब आप कहते हैं ये भोले लोग हैं सर, ये इसमें एक्सेल कर रहे हैं फेकिंग में, फिर कहूँगा मैं, और बड़े बेहतरीन तरीके से पूरे कौम और मुल्क को मामू बना रहे हैं। अब उसमें बजट में टैक्सेस क्या होते हैं? डॉलर 122 से ये 140 तक लेके गए हैं और असद उमर लेके गए हैं। और एक्टिंग फेकिंग क्या कि इमरान खान ने कहा, मुझे पता ही नहीं था, कब ये मुझे टीवी से पता चला है। असद उमर साहब बता रहे थे कि मुझे गवर्नर ने बताया था जी हम पैसे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा जी बढ़ा दे। जरा फेकिंग देखते हैं, झूठ बोलना इनका देखते हैं कि उसमें कैसे इन्होंने एक्सेल करते जा रहे हैं, और ये सारी कौम खुश बैठी है। 120-22 से आपका चला गया है डॉलर 140 पे। वो कहते हैं इससे महंगाई का असर भी नहीं पड़ेगा, इससे कोई आपको ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के, जो चीजें जेन्युइनली आपने मंगवानी है, और बहुत सारी पाकिस्तान चीजें इंपोर्ट करता है, उनको यहाँ बना के फिर एक्सपोर्ट करता है, वो आपको महंगी पड़ रही हैं चीजें आती हुई, यहां से जाती हुई आपको सस्ती पड़ रही है ना। अब आप जरा बैलेंस ऑफ इनका पेमेंट देखें कि महंगी चीज आप वहां पे उसका खाम माल मंगवा रहे हैं और सस्ता जो है ना फिर दुनिया को बेच रहे हैं, और हम खुद इसी वजह से ये 0.1% वाला जो कह रहे हैं, इनको ये कहा गया कि 5% एक्सपोर्ट बढ़ गया क्योंकि डॉलर हमने नीचे गिरा दिया है। अब वो एक्चुअल ये बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस बिजनेसमैन को फायदे दे रहे कितना बड़ा चोर है। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अच्छे भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा कि मैनी टाइम्स मैं कह चुका हूं, जिन यहाँ पे रेंट सीकर्स को आप फेवर दे रहे हैं, ये पाकिस्तान से डॉलर गिराते हैं, यहां से ये रेट गिरवाते हैं, अपने एक्सपोर्ट बनवा के पैसा वापस नहीं लाते। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है आमिर साहब, ये बहर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, डॉलर पाकिस्तान नहीं आ रहा। जो रेंट सीकर आपका बैठा हुआ है, ये आपने उनको रोकने के लिए उनसे कोई बात की है? आपने उनके खिलाफ एक्शन लिए हैं कि ये जो आपको रियायतें दे रहे हैं, इतना डॉलर को भी गिराया है कि आप एक्सपोर्ट बढ़े, वो पैसा तो आप बैरून मुल्क रख रहे हैं, इन्हें कहीं चैलेंज करें ना, मैं गलत कह रहा हूं, उसके लिए भी कोई प्लान नहीं है। इनकी अपनी डार्लिंग जिसके CEO थे, उन्होंने 5 बिलियन रुपीस की आज तक पेमेंट नहीं की, उन पर जुर्माना हुआ था कि उन्होंने किसानों को लूटा है। आपने कहा ना इनके दिल में बड़ा ये दर्द है, इन्होंने किसानों को लूटा। फौजी फर्टिलाइजर ने, एंग्रो ने मिल के
इन्होंने 5 बिलियन रुपीस का इन पे आके कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माने किए। इन्होंने जुर्माने आज तक वसूल नहीं किए, वो स्टे लेके बैठे हुए 8-10 साल से। सर उनका बिगाड़ लें जो आपने बिगाड़ना है, उन्होंने हम तो नहीं देते। यहाँ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 30 बिलियन रुपीस के हमने जुर्माने किए और तमाम बिग बिजनेसमैन जिनको रिलीफ दे रहे थे उन्होंने लोगों को लूटा है, उस पर जुर्माने हुए हैं, उन सब ने स्टे लिए हुए हैं सर। और ये रिलीफ उसके पास और उसके लिए भी असद उमर के पास कोई वो नहीं है, प्लान नहीं है कि मैंने इन बड़े बिग सेठों से पैसा कैसे निकलवाना है। ना उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है, ना लॉ मिनिस्ट्री को कहते हैं कि इनसे जाएं अदालतों से स्टे खाली करवाएं और पैसे लें, उसका प्लान भी नहीं है। अब आते हैं जो आपने इस पे कहा है, आज रिपोर्ट आ रही थी कि बिजली की कीमत बढ़ी है। ये फरूख सलीम साहब का एक हमारे महरे आपको पता मुआशरत हमारे दोस्त भी हैं, उनको ट्वीट में पढ़ा था कल परसों, उन्होंने पिछले साल इसी मौसम में मेरा गैस का बिल जो है ना, मेरा 16-18 हज़ार था या 20 के करीब, आप कहते हैं 42 हज़ार आया है। ये गैस की कीमतें पहले बढ़ा चुके हैं आमिर साहब, बिजली की कीमतें पहले बढ़ा चुके हैं, ये खाद की कीमतें ये पहले बढ़ा चुके हैं सर। सीमेंट पे मैं बता रहा हूं कि कैसे ये हुकूमत बिजनेसमैनों को प्रोटेक्ट कर रही है। मैं कार पे अभी आता हूं कि कार वाले पे इन्होंने यहां पे एक है अली हबीब, ये सारा जो आज आपको बजट मिला है ना, जो ये गाड़ियों वाला, इसके पीछे अली हबीब साहब का रोल है। साहब कौन है, जरा ब्रेक इस पे मैं आता हूं, उस पे बताता हूं असद उमर से उनका क्या ताल्लुक है, उनकी क्या दोस्ती, और आज जो उन्होंने फैसले करवाए हैं अली हबीब ने, उसमें उनका क्या दखल और किसको कितना बेनिफिट आने वाला है। फेकर्स के मुतालिक अली हबीब, ये अभी अली हबीब बिल्कुल फेकर्स एंड अली हबीब, अली हबीब साहब कौन है और असद उमर साहब से इनका क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरह से अब हुकूमत ने पाकिस्तान के एहतसाब के सबसे बड़े इदारे नैब के ही एहतसाब का फैसला कर लिया, और इसके साथ साथ ईरानी तेल की स्मगलिंग की भी बात होगी, जिसका माफिया इस मुल्क में मौजूद कीमती इंसानी जानों से खेलने लगा। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। गाड़ियों की बात हो रही थी, मगर इसमें अली हबीब का तज़किरा क्या है? मैं अली हबीब को बताता हूं कि जो इन्होंने आज यहाँ पे किया गाड़ियों का, कि जी 1300 सीसी था, ऐसा ऐसा बढ़ गया, पहले 800 सीसी से अब 1300 सीसी कर दिए। एक इन्होंने बना लिया कि अमीर लोगों पे टैक्स करने, अमीर लोग पैसा कहाँ से लाएंगे, फिर करप्शन करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, अपने वर्कर्स का हक मारेंगे, उनकी तनख्वाहें काटेंगे, ये काम करेंगे ना। अमीर आदमी ने तो पैसे कमाने हैं सर, अमीर आदमी आपको ज़्यादा टैक्स देते हैं, आप उस पर मजीद टैक्स लगाते जाते हैं, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, आवाम को लूटेगा, उसका कोई हल नहीं है इनके पास। जो 1300 सीसी गाड़ी रख रहा है ना, वो आम आदमी नहीं है। ये भी जरा जहन में रखें कि 1300 सीसी की गाड़ी भी आजकल 25-30 लाख रुपए से कम नहीं आ रही सर। ये जो लोगों को आप गोलियां दे रहे हैं कि शायद 1300 सीसी वाला है, इसके पीछे अली हबीब और ये ऑटो माफिया है सर आपका, गाड़ियों का। इतनी गंदी इनका क्वालिटी इनकी देखे। कभी किसी आके इन्होंने बात की, आज असद उमर ने बात की कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो बिल्कुल जिसकी कम सेफ्टी होती है, बुरी वो जो मॉडल होते हैं, वो सारी 3rd-4th जनरेशन के जो है ना वो गाड़ी यहाँ पे। आमिर साहब जो इंडिया में 5-6 लाख की गाड़ी मिलती है ना बेहतरीन, पाकिस्तान का कार आपका मैन्युफैक्चर ये ब्लैकमेल करके उसे डबल कीमत पे यहाँ बिकता है। ये 30 लाख 50 साल में ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, आज भी वो जो है ना संभल ही कर रहे हैं। आमिर साहब इनको सूट करता है, ये रेंट सीकर ये लोग हैं, कार मैन्युफैक्चर वो आपके यहाँ पे माफिया, ये 3-4 लाख रुपए ऊपर भी लेते हैं। 30 लाख की गाड़ी है, आप अगर 35 लाख देंगे तो ये करेंगे, ये खुद डिटरमिन करते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। इन पे कभी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आके चेक नहीं किया, इनका कोई प्राइस कंट्रोल क्वालिटी वो जुर्माने नहीं देते और कोई इनका क्वालिटी कंट्रोल नहीं। ये मोटरवे की आपको दिखा रहा था, पिछले मेरा हेल स्टॉर्म हुआ है, कोई गाड़ी सीधे तरीके से चल नहीं सकी। अली हबीब साहब एंड कंपनी जो है, ये पाकिस्तान में जिस तरह की यहाँ पे गाड़ियां दे रहे हैं, जिस तरह का यहाँ स्टैंडर्ड दे रहे हैं, और इन्होंने आके हटवा, इन पर कोई चेक नहीं है। कोई गाड़ियों की क्वालिटी देख लें, बाहर की इंपोर्टेड गाड़ी देख लें, इनके देख लें। जब भी कोई इन पे हुकूमत आके थोड़ा सा एक्शन लेने लगती है तो ये उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को पकड़ लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ लेंगे, आके अंडर हैंड ये डील करेंगे। सो असद उमर साहब हमें ये बताएं, आप जो इन कार मैन्युफैक्चरर को इतना फायदा दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, या इनको दिया बिजनेसमैन को रिलीफ दे रहे हैं, वो पैसे बाहर रख रहे हैं, ये बिजनेसमैन जो है वो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक। कार मैन्युफैक्चर दुनिया की घटिया तरीन आपको दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, कोई क्वालिटी का मसला ही नहीं है। एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, आपकी ब्रेक ठीक नहीं है, आपको एयर बैग्स नहीं मिल रहे, आपकी कोई चीजें खराब हैं, उनको कभी अपने लाडलों को नहीं किया गया, क्योंकि इसके पीछे हबीब फैमिली बैठी हुई है सर, इसके पीछे मोटर्स वाले बिग लोग बैठे हुए हैं। आर्ग्यूमेंट आपसे एग्री करता हूं मैं, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि जनाब इससे वो वेंडिंग, हमारा नीचे जो इंडस्ट्रीज है वो सारी वो वेंडर्स बैठ जाएंगे और ये हो जाएंगे,
आप अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो असेंबली की बजाय यहाँ पे प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, नौकरियां भी ज़्यादा पड़ेंगी, गाड़ी भी सस्ती होगी और सेफ्टी और बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। इंडिया का टॉप कार मेकर ने एक दफ़ा, ये उनका बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बुलाया, उसने कहा मैं ऑफर देता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में ये लाओ कर दें, मैं वाघा के पास जो है बॉर्डर आपकी साइड पे लगाऊंगा, आपकी सब कुछ होगी, आधी कीमत के ऊपर जो है ना, मैं गाड़ियां आपको लेना हो तो आप ले लें, वरना मैं इंडिया में आके बेच लूंगा। सर मैं वही बता रहा हूं कि ये आपका जो कारों का माफिया है ये बहुत बड़ा है, जिसका हम जिक्र नहीं करते। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो इसमें ठुक रहा है ना, एक आम आदमी इनकी इनएफिशिएंसी की कीमत जो है ना मेरे साहब, आम आदमी दे रहा है। अब वो कहते हैं जी हम ऊपर टैक्स लगा लेंगे और नीचे वालों को दे दिए। सो ये कार माफिया को भी इन्होंने आज बड़ा खुश कर दिया सर, उनके लिए भी चीजें कर दी हैं इन्होंने। सीमेंट वालों पे हाथ, ये असद उमर साहब को बताया ना, मेरे सामने बिठाया इनको जरा, कि आपके सामने जब आपके सामने लाया गया कि सीमेंट वाले लूट रहे हैं ईसीसी की मीटिंग में, मेरे पास सबूत हैं, ये कल पूछिएगा जरा अगर आप जाएं तो। आप जाएंगे ना, मैं नहीं जाता सर, मेरे से तो मेरे तो अपने एतराज में सुने ना सर, जब वो अपने फिगर्स पे खड़े नहीं है, अपने फिगर्स पे नहीं खड़े, झूठ बोलते हैं ना, 5% का फर्क पड़ जाएगा अगर स्टेट बैंक और स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के दरमियान में, तो फिर क्या सर इनसे पूछिए असद उमर साहब से, आप जो बड़े बहादुर बनते हैं, आप बताएं सीमेंट की आपके सामने रिपोर्ट रखी गई है, पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं, आपने क्या फैसला किया? इन्हों का लूटने दें, हम दरमियान में नहीं आते। असद उमर का फैसला है कि सीमेंट ओनर्स अगर लूट रहे हैं पाकिस्तान को लूटने दें, खाद की कीमतें बढ़ा के किसानों को लूट रहे हैं, इन्हों का लूटने दें, हम इसमें आगे कोई इंटरवेंशन नहीं करने वाले। आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, आपने खाद की बढ़ाई हैं, आपने बिजली की बढ़ाई है, गैस की बढ़ाई है। और अगली बात लास्ट, आज इन्होंने फरमाया है, जो पाकिस्तान के लोगों ने, मैं उसको ये फील नहीं किया कि पाकिस्तान के इलेक्शन इन्होंने चुराने के लिए इन्होंने हरकत बड़ा, इन्होंने पाकिस्तान का इलेक्शन चुराने के लिए काम किया। पाकिस्तान के लोगों को समझ आइए ये असद उमर क्या कह रहे थे, और वो ये फरमा रहे थे असद उमर साहब कि इन्होंने यहाँ गैस और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई थी जो इन्हें बढ़ानी चाहिए थी, इसलिए नहीं बढ़ाई कि अगर हमने बढ़ाई तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। लिहाजा पीएम नवाज की हुकूमत ने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई, जो 147 बिलियन का लॉस का कहते हैं ये, कि इसलिए नहीं बढ़ाई, इन्हें बढ़ानी चाहिए थी। अगर वो बढ़ा देते गैस की कीमतें, तो असद उमर ने क्या तकरीर करनी थी कौमी असेंबली में? इन्होंने कहना था कि जो 1 रुपया गैस का बढ़ता है वो रेमंड के चोर खा रहे हैं, वो रेमंड की जेब में जा रहा है। आज वो ये कह रहे थे कि इसलिए इन्होंने यहां पे आके गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई, बिजली की जो हमने आके बढ़ाई है कि ये इलेक्शन जीतना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने तनकीद की है इन पे पीएम नवाज पे कि आपने आखिरी साल में गैस की कीमतें आपको बढ़ानी चाहिए थी। लास्टली सर इनके, और मैं थोड़ा सा कंट्राडिक्शन बताऊं, इतना के जरूर रहने देंगे, कल को जाया भी जा सकता है। तो सर हमें पहले आपको पता है जाने वाली सिचुएशन, हम मैवरिक लोग हैं, हम आवाम की बात करेंगे, हमें बुलाए ना बुलाएं उनकी मर्जी है ना, हम उनके बुलाने पे बैठे हैं, नहीं बुलाएंगे भी हमें कोई मसला नहीं है, बुलाएंगे भी तो कोई हमें मसला नहीं है। लास्टली सर आज कहते हैं जिन्होंने स्विस बैंकों में पैसे रखे हुए हैं, ये किसने रखे हुए थे? आप तो कहते थे 200 अरब ये डॉलर पड़े हुए हैं आपके, उसने कहा था तारिक बाजवा साहब ने, तारिक बाजवा आजकल आपकी डार्लिंग है, आप कहते बाजवा साहब ने कहा वहां तो पैसे हैं नहीं। आज फरमा रहे थे जिन्होंने वहां स्विस बैंकों में पैसे रखे थे वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं। वो एक बात पे असद उमर साहब खड़े हो जाएं, या तो कहें तारिक बाजवा ने आपको सही गोली दी है कि जी कोई पैसे नहीं पड़े थे स्विस बैंकों में, या आज आप कह रहे थे स्विस बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं और वही लोग आज चीख रहे हैं। इतनी कंट्राडिक्शंस हैं, इतनी इनमें तजादात, आप तो एक झूठ को पकड़ के बैठ गए। मैं दर्जनों इनकी कंट्राडिक्शन आपके सामने रखी आमिर साहब, और ये कल वाले वाकये के बाद मजीद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, मजीद भी लेके आएंगे, स्टोरीज और है, नहीं तो मैं आई कैन गो मोर एंड मोर, और आपको और भी चीजें बताई जा सकती हैं। चीजें क्लास साहब कल के शो के लिए भी हम रख लेते हैं बाकी। अब बात करेंगे क्लास साहब उस एक्सक्लूसिव स्टोरी की कि किस तरह से दूसरों के एहतसाब के कटहरे में खड़ा करने वाला नायब अब खुद एहतसाब के कटहरे में आके खड़ा हो। सुने आमिर साहब आज फिर, क्योंकि बैड काप है हम, आप अगेन यू आर गुड काप, आप तो हुकूमत के लिए बड़े अच्छे हैं, बुरे तो है हमें सारे डेली को बुरे लोग ही बैड काप बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुने सर, नैब का यहाँ पे एक इनकी मीटिंग हुई कैबिनेट की सारी 17 जनवरी को, जो 5 दिन पहले इमरान खान साहब की क़यादत में, उसमें नैब की एक वहाँ समरी पेश हुई, नैब ने एक एजेंडा पेश किया अपना। नैब ने यह कहा जनाब हमारे पास पैसे कम है, हमें ना 75 करोड़ रुपए दिए जाए, जो हमें बजट दिया था नवाज शरीफ साहब पिछली दफ़ा दे के गए तो पैसे कम थे, हमें 75 करोड़ रुपया दिया जाए, और इसलिए दिया जाए। उन्होंने फिर नैब ने दावे भी किए जनाब कि हमने रिकवरीज की, हमने पैसे बनाए, हमने फलां से लिए उससे लिए, जो उनके दावे होते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है हमने हज़ारों बिलियन रिकवर करे, जो फ्रॉड वो भी करते हैं। हालांकि वो ऑडिटर जनाब पाकिस्तान रिकवरी सेटलमेंट कर रहा हो तो क्रेडिट उसका पीएससी ले रही होती है, वो एक और कहानी किसी में याद दिलेगा कि उनकी फेकिंग भी बताएंगे कि कैसे पीएससी वहाँ बैठ के फेकिंग करती है। अब ये फरमाते जब इनके सामने ये पेश हुआ 17 जनवरी को, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारे पास जो शेयर कर रहे हैं, तो उस पर इमरान खान साहब और वो दीगर तप गए। अब तपने की वजह क्या है? नैब पे हर कोई तप जाता है।
अब अंदर मीटिंग में बैठे हुए थे, बाहर तो बड़ा आके कहते हैं ना हम बड़ा जस्टिस की बात करेंगे, हम बड़ा साथ देंगे, हम नैब के साथ खड़े हुए, नैब को क्या ताउन चाहिए। मीटिंग में क्या हुआ सर? इन्हें क्या चैलेंज करें मुझे, मैं गलत कह रहा हूँ सर? मीटिंग में सब नाराज हो गए सर। इमरान खान साहब क्यों नाराज थे? उनके दोस्त जुल्फी बुखारी को वो नैब ने बुलाया हुआ था, वो नाराज थे। वहाँ डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे, वो भी नैब में पेश होते हैं सर, उनके हैं, उनके अपने पीएस जो है उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब भी नैब में पेश होते हैं। इनके मिनिस्टर्स पे भी केसेस हैं। आधी मीटिंग मूवर्स एंड फेकर्स जो थे ना, वो मूवर्स एंड शेकर्स की जगह मूवर्स एंड फेकर्स वहां पेश होते हैं। आप जनाब बहस शुरू कर देना 75 करोड़ रुपया है नैब को। उन्होंने कहा जी हमारे खर्चे बढ़ गए क्योंकि हमें बाहर आना जाना पड़ता है। सब नाराज हो गए, पूरी कैबिनेट नाराज हो गई। उन्होंने कहा पैसे तो मांगे इन्होंने हमसे, ये बताएं करते क्या है। गुस्सा जुल्फी बुखारी का निकल रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के बड्डी हैं और जिनके बारे में उनको अभी तक गुस्सा उतरा नहीं है। यही काम नवाज शरीफ करते थे, यही गिलानी साहब ने बजट देने से इनकार किया था। ये सब यही करते हैं। जब थोड़ा सा ये एहतसाब जरा यहाँ न्यूट्रल होना शुरू हो जाए ना तो सबको तकलीफ होती है। इन्होंने कहा अच्छा, उसी वक्त जब ये वहां पे 75 करोड़ पे बहस हो रही थी, 1-2 बिलियन रुपीज की मजीद ग्रांट्स भी ये दे रहे थे, उन पे कोई बहस नहीं हुई। 2-4 और एजेंडा आइटम भी थे, मसलन उसमें ये आरिफ अलवी साहब और ये ममनू हुसैन के लिए आधे पैसे, वहां 93 लाख रुपए तनख्वाहों में भी देने थे। वो अप्रूवल दे दी फौरन कि 93 लाख रुपया अलवी साहब और ममनू हुसैन आपस में तकसीम कर लें, उस पर बहस नहीं है। 2 और इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी पैसे मांगे जी हमें इतने ये लाख रुपए चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, वो भी दे दिए। एक और इदारे ने मांगे, वो भी दे दिए इन्होंने। मेरे पास हैं सारी चीजें, ने कहें ये आके डिनाई करें। जब बारी लगी नैब की तो बहुत बड़ी मीटिंग में डिबेट शुरू हो गया कि जनाब नैब से पहले पूछा जाए, ये तो दावे करते थे जनाब कि हमने रिकवरीज की हैं, ये सारे झूठ बोलते होंगे, अरबों की रिकवरी, हमें सबूत दें। इन्होंने कहा कब किससे पैसे रिकवर किए हैं और कैसे किए हैं। सो नैब को अब कहा गया है, अब नैब ने मांगे थे पैसे, वो गए थे, वो कहते नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले में पड़ गए हैं नैब के। ये मांगने गए थे 75 करोड़ रुपया। आगे से उन्होंने एक लंबी चार्जशीट करके भेजा नैब को कि जनाब ये फलां क्वेश्चन के हमें जवाब दें। आप लोगों ने कितने कब पैसे जो है रिकवर किए, किससे किए, फ्रॉड कितने किए, आपने रिकवरीज कितनी की, सेटलमेंट कितनी की, प्ली बार्गेन कितनी की, और ये जो आपके क्लेम है कि हमने बिलियंस ऑफ रुपीज रिकवर किए हैं, हमें तो आप पे है शक। लिहाजा हमारा शक दूर किया जाए। तो कौम की इत्तला के लिए अर्ज है, जब वो शक दूर करेंगे, इनको कुछ डिटेल भेजेंगे तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बहरहाल 17 वाली इनकी मीटिंग में उन्होंने जुल्फी बुखारी का, डिफेंस मिनिस्टर का, बाबूज का, जो नैब जो बुलाता रहा है, अलीम खान का, बाकी 3 से उन लोगों का, तो कैबिनेट ने पूरा गुस्सा निकाला है जी इन पे। उन्होंने कहा जी आप पहले हमें अपना हिसाब दें कि आप लोग जो हैं आपने क्या क्या रिकवरीज जो है किस तरीके से की थी, इसका पूरा हिसाब। बिल्कुल, चलिए इस पे भी नजर रखेंगे। अब मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स है, मगर हमने ईरानी तेल की माफिया की स्मगलिंग और इंसानी जानों के खतरा से मुतालिक हमारे यहाँ एक चीजें होती रहती हैं सालों पे, मगर फोकस उस वक्त आता है जब बड़ा वाकया हो जाता है। तो ये बेला क्रॉस के ऊपर जो है 27 लोग जो है वहाँ पे एक बस के अंदर जो है ना झुलस के मर गए क्योंकि उसके अंदर ईरानियन तेल जा रहा था। अब मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। एक दफ़ा मैंने ताफ्तान से लेके मुल्तान तक का सफ़र किया था, तो रास्ते में थ्रू आउट होता ये है कि आम अगर 70-80 रुपए का लीटर तेल है ना, तो ताफ्तान में जो ईरानियन बॉर्डर है वहाँ पे वो छोटे छोटे डब्बों में, लॉन्चों में, मकरान के अंदर जो है वो लेके लोग स्मगल करके लेके आते हैं और वहाँ 30-40 रुपए का होता है, 30 रुपए का, 20-30 रुपए का फ़र्क होता है। वो एक तो तेल जो है रिफाइंड नहीं होता, वो हमारी माहौल को भी ख़राब करता है, गाड़ियों के इंजन को भी ख़राब, मगर सस्ता होता है। तो वहाँ से चलता है ईरानियन बॉर्डर से, मकरान से होता है पूरा ये कराची तक जाता है, इंटीरियर सिंध में, या वो फिर जो है पंजाब की तरफ, मुल्तान की तरफ लेके आते हैं, कोयटा लेके आते हैं, कलात से आगे मुल्तान की तरफ मोड़ देते हैं। सो ये होता क्या है, वो बसें जो हैं, पैसेंजर बसें, ये वो वर्चुअली चलते फिरते बम हैं। वो बम इसलिए हैं कि उनके, ये तस्वीर देखें, ये अभी इसके बाद की तस्वीर है, ये आज सोशल मीडिया पे चल रही थी कि अभी भी जारी है कि वो जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर से कोई पैसा नहीं, एक सवारी का उनको अगर 200-250 रुपये बनता ना, तो जो पेट्रोल रखा होता है उसके नीचे भी जो है बसों के अंदर जो है खुफिया हिडन टैंक्स बनाए होते हैं। वो पेट्रोल का फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर 3000 का पेट्रोल पड़ना है तो उसके अंदर 20-25 हज़ार रुपये का पेट्रोल जो है ना, वो ये जो स्मगल शुदा पेट्रोल उसके अंदर डालते हैं। छत पे भी ये तो ओपनली उन्होंने रखा है, ऊपर भी कैनिस्टर्स रखे हुए हैं, मगर इसके अंदर गाड़ी के अंदर नीचे जो है ना हिडन टैंक्स बनाए होते हैं,
उसके ऊपर सवारियां बिठाई होती हैं, क्योंकि सवारियों से कोई बस नहीं है। आधी से ज़्यादा बसें, ये मैं 10 साल पहले कह रहा हूँ कि ये सिलसिला तो मैं देख रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने पूरा तफ्तान से लेके उसमें लोकल पुलिस मिली होती है, FC मिली होती है, और वो सारे वो पर्ची होती है। कई दफ़ा एक स्टेशन की 200 रुपया 100 रुपया है। अगर आपने पूरी तफ्तान से लेके मुल्तान तक लेनी है तो पूरी पर्ची मिल जाती है। हर स्टेशन पे वो बुकिंग होती है। आज का नहीं पता, ये थोड़ा सा पुरानी बात है, लेटेस्ट नहीं पता। उस ज़माने में इत्तफाकन शर्मिंदगी का मुकाम ये था कि मेरे साथ वो जो FC की जब चेकिंग कर रहे थे तो एक ISPR के मेजर साहब भी साथ बैठे हुए थे। उनके सामने वो FC वाले रसीद ला रहे थे, वो थे। अब नहीं पता अगर है या नहीं है, मगर जनरली होते हैं। जब असल बात ये है कि वो मिसाइल और वो बम हैं, ये बसें जो हैं बंद कर दें, क्योंकि उसमें जब आग लगती है तो इतना पेट्रोल होता है, ईंधन से ही वो मर जाते हैं। बिल्कुल, ये बसें नहीं। लास्ट लाइन आपने साहब ये कह रहे हैं जो 27 बेगुनाह बच्चे औरतें मर्द मारे गए ना, उनके कातिल ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो पैसे लेके इन्होंने 27 लोगों को जिंदा जलाया है ना, ये जिम्मेदार हैं। और इन लोगों के ज़मीर पे रहना चाहिए, इनकी फैमिलीज को इनसे पूछना चाहिए कि आपने छोटे बच्चे मरवाए हैं, आग में जिंदा जलाए हैं। जरा आपने जलते हुए देखें आग को, अब बस को टक्कर होने से इतनी आग नहीं लग सकती। यही बात है जो आपने की है कि पेट्रोल लेके जा रहे थे, टैंकर के साथ हुआ है, बस में ऑलरेडी उनके साथ था। ये 27 लोग ये जो मारे गए हैं बेगुनाह बेचारे बच्चे औरतें, इनके कातिल यही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यही इदारे हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, चलते फिरते बमों को इजाजत स्मगलिंग करें। बिल्कुल, चलिए इसके साथ प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।